कभी साकार नहीं होता, मोहब्बत की कोई आकार नहीं होता, सपना कभी साकार नहीं होता, मोहब्बत की कोई आकार नहीं होता, सब कुछ हो जाता है इस दुनिया में मगर दोबारा किसी से सच्चा प्यार नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट सोशल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यानी आपके सीटेट के विगत परीक्षाओं में सोशल साइंस से किस प्रकार का क्वेश्चन आया है दोस्तों, इस वीडियो में पूरा हम लोग फुल्ली एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग दिमाग में अपने पैशंस रखिएगा दोस्तों, अपने अंदर पैशंस रखिएगा और अपने दिल को थाम करके रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह जो वीडियो का लेंथ है थोड़ा अधिक होने वाला है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये जो है वीडियो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, यदि यकीन नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन पूछा हुआ है या फिर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारत का संविधान को कब अपनाया गया था। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, संविधान को अपनाना और संविधान लागू करना दोनों बात अलग अलग है दोस्तों, ठीक है। तो भारत का संविधान को कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, है ना। यहाँ पे 2-3 बातें आपको याद रखनी होगी ना। फर्स्ट बात जो है दोस्तों, संविधान को बनाने के लिए, ठीक है, एक सभा का गठन किया गया था जिसका नाम है संविधान सभा। अगर बात किया जाए दोस्तों संविधान सभा का स्थापना किस वर्ष किया गया, तो 1946 को डेट था दोस्तों 6 दिसंबर, ठीक है। अगर इसको कहा जाए दोस्तों 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का शिलान्यास किया गया था, ठीक है, मतलब गठन किया गया था, स्थापना किया गया था। अगर यहाँ से दूसरी बात आपको याद रखना है दोस्तों कि फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब दोस्तों ना, 9 दिसंबर 1946 को। उस दिन जो है दोस्तों अध्यक्ष पद पर कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कांग्रेस के क्या थे दोस्तों, वरिष्ठ नेता थे, ठीक है। अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है दोस्तों कि संविधान सभा का दूसरा मीटिंग कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को। और उस दिन जो है दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और तीसरा मीटिंग और लास्ट मीटिंग कब हुआ था दोस्तों ना, 13 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन जो है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था संविधान सभा के सामने, ठीक है। और वही उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था, सॉरी कब स्वीकारा गया संविधान सभा के द्वारा, तो स्वीकारा गया दोस्तों 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा, तो संविधान को बनाने में कुल समय लगा था दोस्तों 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। हमें लगता है कि संविधान में जितने भी संभावित क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों सारे के सारे स्पष्ट हो गए होंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जान लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या क्या जान लिया, क्वेश्चन जान लिया कि संविधान सभा का शिलान्यास कब हुआ था, फर्स्ट मीटिंग, उसके अध्यक्ष कौन थे, दूसरा मीटिंग जब हुआ था दोस्तों उसके अध्यक्ष कौन थे, तीसरा मीटिंग में क्या हुआ था वो भी हम लोग जान गए। और 26 नवंबर 1949 को क्या चीज़ हुआ था यह भी हम लोग जाने कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था दोस्तों ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्तावना पेश किया था उसको संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों ये आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है कि भारत का संविधान को कब अपनाया गया था, तो कब अपनाया गया था दोस्तों ना, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनते हैं कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो चूंकि संविधान दिवस जो है दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों ना, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अभी मैंने थोड़े देर पहले मैंने बताया आप लोगों को कि संविधान को अपनाना और संविधान लागू करना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया ना, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान को जो है दोस्तों लागू कब किया गया ना, 26 जनवरी 1950 को। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं ना, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए आप लोगों का कितना सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। और हमें लगता है कि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत भी नहीं हुआ होगा। आगे बढ़े दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है दोस्तों, किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और ये सीटेट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये संविधान सभा से जो है, ये संविधान से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन भारत के संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो मसौदा समिति जिसको
अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या नाम है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कुछ दिन पहले ही हम लोग क्या मनाए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाए। ठीक है, और जो है दोस्तों संविधान का जननी भी कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, यानी संविधान का जनक किसे कहा जाता है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उसका जनक कहा जाता है। किसका, संविधान का। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना होते दोस्तों, हमारे देश की संविधान ना बन पाती। ठीक है, संविधान बनने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं दोस्तों कि सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही भूमिका था संविधान को बनाने में, लेकिन ये जो है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो भूमिका था सबसे अहम था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग डिस्कस कर लिए दोस्तों। हमें लगता है कि यहाँ तक समझने में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और यहाँ तक आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है दोस्तों समवर्ती सूची से क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों कि कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन का मतलब को समझ ले दोस्तों, तो समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है, वह सूची जिस पर केंद्र सरकार का भी आधिपत्य होता है और राज्य सरकार का भी आधिपत्य होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा भाई मेरे दोस्तों, मेरे बंधु मेरे, वो क्या हो जाएगा ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, क्योंकि समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार भी आती है और राज्य सरकार भी आती है। अगर हम लोग बोले दोस्तों कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, तो नंबर फर्स्ट हो गया दोस्तों शादी, नंबर 2 तलाक, नंबर 3 शिक्षा। ये जो है दोस्तों 3-4 जो है दोस्तों बेसिक चीज इसके अंदर आती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। ठीक है, आपके सीटेट के पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अगर यकीन नहीं है तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और अपना रिसर्च भी कर सकते हैं दोस्तों, क्या यह क्वेश्चन आया हुआ है या फिर नहीं है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करता हूं दोस्तों कि सो करके उठा और वीडियो बनाने बैठ गया, नहीं। सबसे पहले मैं जांच पड़ताल कर लेता हूं, उसके बाद वीडियो बनाने के लिए आता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है दोस्तों हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद भी किसी वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके सीटेट के पेपर में पूछे हुए हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन को कम मत आइएगा। ठीक है, क्योंकि सीटेट ही एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें हर वर्ष जो होता है दोस्तों विगत परीक्षाओं से आपका 10-20 क्वेश्चन आपका लड़ ही जाता है, भिड़ ही जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एकदम, जैसे कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा। वाह, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, लॉलन टॉप जैसा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इतना ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों नाना साहेब। क्या हो जाएगा, नाना साहेब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिए, यहाँ तक समझने में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है दोस्तों एडुसेट का मतलब क्या होता है। तो एडुसेट का मतलब होता है दोस्तों एक मानव निर्मित सैटेलाइट। क्या होता है दोस्तों, एक मानव निर्मित भारतीय सैटेलाइट है जिसका नाम रखा गया दोस्तों एडुसेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी डिस्कस कर लिया दोस्तों। अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका किससे है ना, भूगोल से क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अर्थ जो होता है अपने अक्ष पर कैसे रोटेट करती है, उसका डायरेक्शन क्या होता है। तो उसका डायरेक्शन होता है दोस्तों क्या ना, वेस्ट टू ईस्ट की ओर होता है, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा ना, पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। वह क्या क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट करके आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ है। ये सब क्वेश्चन को कम बता के दोस्तों मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि एक टाइम पर खाना मत खाइए, लेकिन ये सारे क्वेश्चन को रट जाइए दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार क्या रहता है, क्या घट जाता है, क्या बढ़ जाता है या फिर समान रहता है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, समान रहता है। क्या होगा, समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 जो है दोस्तों, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, कहाँ पर पड़ती है ना, विषुवत रेखा पर पड़ती है। कहाँ पर दोस्तों ना, विषुवत रेखा पर पड़ती है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिए हैं और यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और यहाँ तक यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा दोस्तों। तो आगे देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है दोस्तों एंडीज। क्या नाम है? एंडीज। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एंडीज। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है दोस्तों, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो भारत में जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दोस्तों कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? चलिए मैं ही इसका आंसर बता देता हूँ, तो पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, लौटते मानसून के समय आंध्र पवने बहती है। तो लौटते मानसून के समय जो होते दोस्तों, आंध्र पवने स्थल से समुद्र की ओर बहती है। किससे दोस्तों? ना स्थल से समुद्र की ओर बहती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ना स्थल से समुद्र की ओर। ठीक है, आगे बढ़े। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कि किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और ये क्वेश्चन जो है आपके सीटेट के पेपर में रिपीट होता ही रहता है, बार बार रिपीट होता है दोस्तों। तो पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है दोस्तों? एक जो है दोस्तों, ब्राजील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, सॉरी सदाबहार वन है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं पृथ्वी का फेफड़ा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि ब्राजील में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उसी को हम लोग पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर लिए और यहाँ तक समझने में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा, मैं यह उम्मीद करता हूँ दोस्तों। और यह भी उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा तो दोस्तों की वीडियो में लाइक ठोकिए दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा होता है दोस्तों? अमेजिन नदी बेसिन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ना, अमेजन नदी बेसिन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि मलोका क्या है? आप लोग क्या समझेंगे कि मलोका क्या है? लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है। तो मलोका का अर्थ क्या होता है ना, एक प्रकार का घर होता है। क्या होता है? एक प्रकार का घर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि ऋग्वेद समय में, सॉरी ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर मुख्य थे? तो यानी ऋग्वेद काल में, ठीक है, तो उस समय के जो थे दोस्तों 3 देवता, मुख्य देवता थे, उनका नाम है अग्नि, नंबर 1, नंबर 2 इंद्र, नंबर 3 सोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में स्थित भीम बेटका नामक स्थान पर किसका अवशेष मिला है? तो किसका अवशेष मिला है ना, शैल चित्रों का। और यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में हर वर्ष रिपीट किया जाता है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि यह क्वेश्चन को आप लोग रट जाइए। एक टाइम खाना नहीं खाइए, लेकिन यह क्वेश्चन को रट जाइए। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? संस्कृत जो है दोस्तों जिस भाषा का परिवार का हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं भारत यूरोप। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों ना, भारत यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है कि संस्कृत किसकी मूल भाषा थी? तो संस्कृत जो है दोस्तों आर्यों की मूल भाषा थी। आर्य बोले तो आर्य समाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्वेश्चन है दोस्तों, नागरिक शास्त्र से लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो लोकसभा के लिए अधिकतर 2 सदस्य ही मनोनीत हो सकते हैं। मनोनीत का मतलब क्या होता है दोस्तों? मन के द्वारा चुने जाने वाला सदस्य। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस कर लिए हैं और उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है दोस्तों उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है कि न्यायाधीश किसके मुकदमे के आधार पर निर्णय देता है? ठीक है, यानी न्यायाधीश जो होता है यानी जज, जज जो होता है किसी मुकदमे पर जो फैसला सुनाता है वो किसके आधार पर सुनाता है? तो किसके आधार पर सुनाता है दोस्तों? सबूतों के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? सबूतों के आधार पर सुनाता है।
ठीक है। जैसे सपोज दैट आप मान लिए दोस्तों आप किसी का मर्डर कर दिए हैं या फिर किसी को मार दिए हैं, अगर आपके खिलाफ जो है दोस्तों कोई बयान दे देता है या फिर सबूत है दोस्तों, तो आपको सजा हो जाएगी, है ना। तो न्यायाधीश जो होता है, एक जज जो होता है दोस्तों, सबूत के मुताबिक जो है अपना फैसला को सुनाती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है दोस्तों, ये बीमारी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। तो ये तीन जैसा जो बीमारी है दोस्तों, उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं ना, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा करके। मतलब मनुष्य जो पेयजल को लेता है दोस्तों, यानी पेयजल को ग्रहण करता है, वो क्या होना चाहिए ना, सुरक्षित होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ठीक है। उससे आपका क्या नहीं होगा, आपका पेचिस नहीं होगा, हैजा नहीं होगा, दस्त नहीं होगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोग डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा, और अभी यह वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा दोस्तों। ठीक है। यदि इंटरेस्टिंग लगा है तो दोस्तों लाइक ठोकना ना भूले, लाइक करते चलिए दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत यानी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है दोस्तों, वो कहाँ पर स्थित है ना, इवेकडोर में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, इवेकडोर में। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है दोस्तों, निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है ना, ज्वालामुखी को कहते हैं। किसको कहते हैं, ज्वालामुखी को कहते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया क्वेश्चन यह है दोस्तों कि शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। तो शांत पेटी जो है दोस्तों, भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। कौन सी रेखा ना, भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है शांत पेटी। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है। तो किस परत में होती है ना, क्षोभ मंडल। और यहाँ से आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है, यानी किस परत में उड़ता है। तो संताप मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में पाए जाते हैं। तो संताप मंडल में। ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है क्वेश्चन में कि लोएस पठार कहाँ स्थित है। तो लोएस पठार जो है दोस्तों, चीन में स्थित है। कहाँ पर, चीन में। ठीक है। और मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दोस्तों कि चीन की राजधानी कहाँ है, और उम्मीद करते हैं दोस्तों यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। तो वायुमंडल का जो सर्वाधिक स्थायी तत्व है उसको क्या बोलते हैं ना, जलवाष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलवाष्प बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ना, जलवाष्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन 78%। कितना, 78% पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। और कितना प्रतिशत पाई जाती है ना, 78% पाई जाती है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 31। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। यानी वायुमंडल में जो है दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान जो है अक्रिय गैस कौन सी होती है, क्वेश्चन में यह पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्गन। आर्गन का संकेत होता है Ar। इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, एटॉमिक मास होता है 36। ठीक है ना। और अक्रिय गैस क्या होता है, अक्रिय गैस जो होता है दोस्तों, ये दूसरे एलिमेंट या फिर दूसरे कंपाउंड के साथ क्या नहीं करती, रिएक्शन नहीं करती है। तो अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है दोस्तों किलायु। क्या नाम है ना, किलायु। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ना, किलायु हो जाएगा। तो हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 तक डिस्कस कर लिए हैं, और उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करने वाले हैं। तो 33 क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है दोस्तों वो कहाँ पर है, नेपाल में है। ठीक है। और मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा दोस्तों आप लोगों से कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है, और उम्मीद करते हैं दोस्तों यह कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर ही बताइएगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जो है कि अरल सागर झील किस देश में स्थित है। तो अरल सागर झील जो है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है ना, कजाकिस्तान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? न कजाकिस्तान। अगला प्रश्न देखो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, क्वेश्चन नंबर 35, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है, यह क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ना? इसका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 जो है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है दोस्तों? थार। अब ये थार जो गाड़ी निकला है दोस्तों, वो थार नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है। थार क्या है ना? मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है दक्षिण एशिया का। आगे देखो, नहीं तो आप लोग समझ लीजिएगा जो रोड पे चलता है वही थार, वो थार नहीं, ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, वो वाला थार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो कब दोस्तों? न 1853 ईस्वी को। कब? 1853 ईस्वी को बिछाई गई थी, और वो डेट था दोस्तों 16 अप्रैल 1853। ठीक है। और दोस्तों कितने किलोमीटर का ट्रैक था? तो 35 किलोमीटर का। कितना ना? 35 किलोमीटर का, है ना? 35 किलोमीटर का ट्रैक था। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी और कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी दोस्तों? ना मुंबई से लेकर के ठाणे तक। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 की भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों मुंबई। हमें लगता है इस आंसर में कुछ करेक्शन होना चाहिए दोस्तों, इसका आंसर सूरत होना चाहिए। तो ये अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, लेकिन हमें लगता है इसका आंसर सूरत ही होना चाहिए, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा दोस्तों? सूरत बंदरगाह। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 जो है दोस्तों, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? तो भारतीय रेलवे जो है वो 17 जोन में विभाजित है। कितने जोन में? 17 जोन में विभाजित है दोस्तों। ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि हम लोग 39 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा, और यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। ठीक है। यदि पसंद आया तो दोस्तों वीडियो पे लाइक करना ना भूले दोस्तों, लाइक ठोकते चलिए। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है कि भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, और यह क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में हर साल रिपीट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना? छोटा नागपुर। क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान में कौन सी जानवर चलती है दोस्तों? इसका आंसर आप लोग भी बता सकते हैं, ऊंट को। ठीक है। यानी ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग जो है दोस्तों भारत के लिए यूनानी भाषा में किया गया था। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 तक डिस्कस कर लिए, और यहाँ तक समझने में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा, यह उम्मीद करते हैं दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 43, ये जो है दोस्तों संविधान से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में। कहाँ पर दोस्तों? ना भाग 3 में मिलता है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों फजल अली। कौन थे? ना फजल अली। अगला प्रश्न देखो, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन है इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या ही बताऊं दोस्तों आप लोगों को। ना क्वेश्चन है दोस्तों, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेज दिया था? तो किसने दोस्तों? अशोक सम्राट ने। ठीक है, सम्राट अशोक ने। ठीक। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लें 45 क्वेश्चन, और 45 क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 45 का 45 जो है दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ है। यदि यकीन नहीं होता है तो दोस्तों आप लोग रिसर्च कर सकते हो। ठीक है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के अंदर एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंदर तक देखने के लिए। और वीडियो के अंदर में दोस्तों जय हिंद जय भारत।